तो मैं आपको बता देता हूँ एफआईआईज़ को क्या पता है। या मार्केट्स चढ़ रहा है या गिर रहा है, उससे आप मार्केट में व्यू नहीं लेते हैं। दोनों में अगर आप देखें तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो एफआईआईज़ इस तरीके का खेल करते हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी में देखने को मिले, और पहले सबसे ज़्यादा वही पिट रहे थे। क्या मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है कि मैं कभी भी आंख बंद करके मार्केट में पैसा लगा दूं? तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को भले ही मेरी बात पसंद आए या ना आए, जब हमारा पुट कॉल रेशियो काल के दिन एफआईआईज़ ने 5400 करोड़ की बाइंग कर दी, फिर भी अब बुलिश नहीं हो, ऐसा क्यों? देखो, एफआईआई की बाइंग या मार्केट्स चढ़ रहा है या गिर रहा है, उससे आप मार्केट में व्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग अगर करते हैं, 2-4-5 दिन की होल्डिंग करते हैं, 1 हफ्ते की होल्डिंग आपको करनी है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और हम भी देखते हैं। लेकिन जब आप 2 साल, 3 साल, 5 साल की इन्वेस्टिंग की बातें कर रहे हैं, उतने लंबे पीरियड में होल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इन पैरामीटर्स पर कैसे बुलिश या बेरिश हो सकते हैं? हम बुलिश या बेरिश क्यों होते हैं? हम बुलिश या बेरिश फंडामेंटल्स पे होते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और कैसी इकॉनमी परफॉर्म कर रही है। दोनों में अगर आप देखें तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और हमने ये देखा कि अब जीडीपी का डेटा आने वाला है, मई एंड में आएगा, मई 30 को, और आरबीआई का जो ओरिजिनल एस्टिमेट था वो 7.6 था, एंड वी आर नोवेयर नियर दैट नंबर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आप फिगर्स भी लेंगे तो 6.5 आएगा। तो हमने अपने टारगेट्स को मिस किया, और पिछले क्वार्टर की ही जीडीपी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा हमें देखने को नहीं मिला था। दूसरी तरफ कंपनी के रिजल्ट्स को आप देखिए, ये रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, ऑलमोस्ट अब सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ गए। कौन सी ऐसी कंपनी है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आपको धमाकेदार रिजल्ट देखने को मिले? कहीं नहीं, किसी सेक्टर में हमें जो उस तरीके से ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी कंपनीज का ईपीएस 4.7% की रफ्तार से ग्रो किया है। आप कैसे बुलिश हो सकते हैं? और अगला साल भी जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं वो 5% है। तो अब आप सोच रहे हैं कि अरे एफआईआईज़ खरीद रहे हैं तो हम बुलिश हो जाए। एफआईआईज़ को कुछ ऐसा पता होगा जो हमें नहीं पता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एफआईआईज़ को क्या पता है। एफआईआईज़, अगर आपने नोट किया होगा तो पिछले कई महीनों से वो इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं, और पिछले 1-2 हफ्तों में ही उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कट किया, और फिर उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। अब वो क्या कर रहे हैं वो तो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन मैं अपना एक इंटरप्रिटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, अब देखिए, आप कैश मार्केट में बाइंग करिए, मार्केट्स ऊपर जाएंगे, और इसके बाद इस रैली का इस्तेमाल करके आप इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाइए, जी भर के बनाइए, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप रोज 5,000, 7,000, 10 करोड़, 1,000 करोड़ की बाइंग कर सकते हैं। मार्केट्स विल गो अप एंड यू विल यूज दैट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड योर शॉर्ट पोजीशंस। तो आने वाले दिनों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि इधर वो कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और फ्यूचर्स मार्केट में उनकी शॉर्ट्स की पोजीशंस बनती जा रही है। अब जब वो बना लेंगे जितनी उन्हें बनाना है, फिर वो क्या करेंगे? जो उन्होंने खरीदा है वो बेचेंगे, और हम जानते हैं कि जब वो बेचेंगे तो मार्केट्स नहीं बचेंगे, मार्केट्स गिरेंगे, और तब वो शॉर्ट पोजीशन से अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो एफआईआईज़ इस तरीके का खेल करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे इक्विटी मार्केट में, तो आपको तो गेंस मिलेंगे, आप खूब खुश होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके जेब से ही पैसा लेके जाएंगे। और ये 2 साल पहले यही खेल चल रहा था, और अब जाके उन लोगों से आप पूछिए जो 2 साल 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आप जाके पूछिए उनका क्या स्टेट है। और ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज अभी भी डीप रेड में हैं। जिनके प्रॉफिट्स थोड़े बहुत अभी बचे हुए हैं वो भी टेंशन में हैं, निकालने की सोच रहे हैं। इसलिए हम बुलिश और बेरिश सिर्फ एफआईआई की फिगर देखकर नहीं हो सकते, हमें फंडामेंटल्स और कंपनी के रिजल्ट्स, उनके प्रॉफिट्स, उनके रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर होना है। और मुझसे अगर आप पूछिए कि मैं भी बुलिश हूँ,
लेकिन मैं सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स पर बुलिश हूँ। उन स्टॉक्स पर बुलिश हूँ जिन स्टॉक्स को हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। NSE में 3000 के करीब स्टॉक्स हैं, उसमें से शायद मैं 8 या 10 स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, दूसरों पे नहीं हूँ। सर अभी ये बताइए, FII ने तो बहुत खरीदा है लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बेचा है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और FIIs अपोजिट एंड्स पे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही जंगल के बड़े शेर हैं, तो दोनों के पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो एक दूसरे को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब ये FII DIIs का देखिए, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री हमें दिखता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, नीचे बहुत कुछ होता है जो हमारे आपके पे ग्रेड से बहुत ऊपर है, और हमें वो समझने की और वो जानने की ना तो इजाज़त है ना हमारी औकात है कि हम उसे समझ सकें। तो क्या होता है कि जब भी FIIs को बेच कर निकलना होता है तो वो लिक्विडिटी तो म्यूचुअल फंड ही देगा ना। रिटेल तो बेचता भी नहीं है, और उसके पास इतने शेयर भी नहीं है कि उनको दे सकता है। तो ये जो लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट्स वो लेकर गए अपने देश, किसने दिया वो पैसा? म्यूचुअल फंड्स ने दिया, राइट? तो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों का कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ इनका खेला चलता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। आई मे बी रॉन्ग। तो अब देखिए म्यूचुअल फंड्स अब क्या कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स अभी पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं मार्केट्स चढ़ रहे हैं, हम ऑल टाइम हाई से 7% से नीचे रह गए हैं। तो म्यूचुअल फंड इस तेज़ी में एक्चुअली बेच रहे हैं, ओके, अपना कैश लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये भी बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है, वो इंडिया की कंपनीज़ हैं, इंडिया की इकॉनमी इतनी ग्रो कर रही है, आप एज़ पर द रिटेल्स माइंडसेट इतना कुछ अच्छा हो रहा है, वो सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। और FII बाय कर रहे हैं, और जैसे ही FIIs सेल करना शुरू करेंगे वो बायर बन जाएंगे। तो अब इस वक्त म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या है? दे आर बिल्डिंग कैश रिजर्व्स। ज़्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इस वक्त उनके कैश रिजर्व मल्टी मंथ्स हाई पे हैं, ओके। पिछले 5 महीने से लगातार म्यूचुअल फंड्स अपना कैश रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो 7.2% ये जो अप्रैल की फिगर्स हैं वो कैश में है। 5th इनका कंसेक्यूटिव जो है वो राइज कर रहा है कैश का रिजर्व। और अगर आप टॉप 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स को लेंगे, उनके कैश रिजर्व तो और ज़्यादा है, 10% है। और जो सबसे ज़्यादा कैश रिजर्व किसके पास है? पराग पारिक के पास, 24% वो कैश पर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि जब FII सेल करेंगे तो इस कैश रिजर्व का इस्तेमाल होगा और वो उनसे खरीदेंगे। तो अब इसमें कौन विनर है कौन लूज़र है, अब ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा। लेकिन एक बात पता है मुझे कि सबसे ज़्यादा पैसे किसके लूज़ होंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स के होंगे, और हुए भी हैं। अभी 1 साल पहले भी हुए, और पिछले इतने सालों से हम देख रहे हैं अल्टीमेटली सबका पैसा वो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर ही अपने जेब से देता है। सर ITC होटल्स के रिजल्ट्स आए और हम लोग जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर है, तो आप इस शेयर पे थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या? ITC होटल्स जो है, हमें पता है कि जनवरी में वो डीमर्ज हुआ, ITC ग्रुप से बाहर निकल कर आया। तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स जो ITC पे इन्वेस्टेड थे उनको ये शेयर मिले, और ज़्यादातर मैं जानता हूँ वो होल्ड भी कर रहे हैं। तो इस कंपनी में अगर आप देखो तो 40% स्टेक ITC का अभी भी है, रेस्ट 60% इज़ ओन्ड बाय मोस्टली ITC के जो इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं जो शेयर्स उनको मिले। अब इनका रिजल्ट्स की अगर बात करें तो इन्होंने आई थिंक अब तक का बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट दिया है, क्वार्टरली रिजल्ट दिया है। पहले तो उनके रिजल्ट्स ITC के साथ ही आते थे, लेकिन इस बार वो एज एन इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम
उनका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके रेवेन्यूज़ 13% से ग्रो किए, ओके, बट इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी बड़ा 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स वेर गुड एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी इट वाज प्राइज्ड इन। और इसलिए ITC होटल्स के शेयर मैंने मिड ऑफ द डे में चेक किया था तो कुछ खास नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत ग्रीन में थे। एंडिंग मैंने नहीं देखी। तो ITC होटल जो है ना ये लॉन्ग टर्म प्ले है और इसमें ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ITC होटल्स के बारे में कि इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी होती है और ये दूसरे जो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको भी मैनेज करते हैं। और इनका एम्बिशियस गोल है, काफ़ी केपेक्स इन्होंने प्लान कर रखा है। इंटरनेशनली इनका एक ही होटल है। आई एम श्योर अब वो पूरी तरीके से होटल कंपनी बन गए हैं तो उनको पैसे फंडिंग वगैरह रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो वहाँ पर भी ग्रो करेंगे। तो ओवरऑल इसका प्रॉमिसिंग पिक्चर है। हमने अपने YouTube मेंबरशिप में इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कैसा इनका एक्सपेंशन प्लान है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक मैं इसे कछुआ स्टॉक कहूँगा कि स्लो एंड स्टीडी इट विल ग्रो, नथिंग ड्रामेटिक। और रिस्क फैक्टर यही है कि भाई कोई पैंडेमिक ना आ जाए, क्योंकि पैंडेमिक आएगा तो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स पर गाज गिरती है। और साथ ही इनका काफ़ी फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी के इनके जो पर रूम रेवेन्यू वगैरह के जो पैरामीटर्स होते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। तो ओवरऑल प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, लेकिन प्राइस्ड इन है, यही इसकी प्रॉब्लम है। सबको पता है कि ये इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं और अच्छे पैरामीटर्स हैं। सर, पिछले एक महीने में IT सेक्टर सबसे ज़्यादा गेन किया, इसके पीछे क्या कहानी है? देखो IT सेक्टर की जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे सिंगल डिजिट में है, लोअर सिंगल डिजिट्स में। उनके जो गाइडेंस जो वो दे रहे हैं वो भी वही दे रहे हैं। US में अनसर्टिनिटी बनी हुई है, फियर ऑफ रिसेशन इज़ देयर, ज़्यादातर बिजनेस उनका वहीं से आता है। अब इनके शेयर्स तो पिट रहे थे, काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वही होता है ना, शेयर मार्केट का खेल ही ऐसा होता है। अब अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स ने दबा के खरीदा IT स्टॉक्स। इन्फोसिस में 3000 करोड़ लगा दिए, TCS में भी आई थिंक 2400 करोड़ लगा दिए, कोफोर्ज में लगा दिए, बाकी में भी लगाए। अब जब भाई म्यूचुअल फंड खरीदेगा जम के तो भाई वो इंडेक्स तो ऊपर जाएगा ही। अब पिछले एक महीने में अगर आप देखें IT इंडेक्स इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स, सबसे ज़्यादा रिटर्न उसी में देखने को मिले। और पहले सबसे ज़्यादा वही पिट रहे थे। TCS में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये तो लिक्विडिटी का खेल है। फंडामेंटल्स के फ्रंट में ये कंपनीज प्रोफेशनल कंपनीज हैं, ये खुद ही गाइडेंस देती हैं और खुद ही उन्होंने गाइडेंस दिया भैया हम तो 2-3% के रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो भाई 2-3% के रफ्तार से ग्रो करेंगे तो इतनी बाइंग का क्या मतलब है? तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो जब तक खरीदेंगे वो चढ़ेगा और जब वो खरीदना बंद कर देंगे तो वापस से उसमें सेलिंग आएगी। तो बहुत ज़्यादा मैं रीड नहीं करता हूँ। और अभी भी हमारा जो फेवरेट पिक है वो TCS है और TCS में काफ़ी बदलाव इस वक्त हो रहे हैं और काफ़ी उन्होंने AI और क्लाउड और जो न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना के आपके साथ शेयर करूँ। सर, अभी एक दो ऑडियंस सवाल ले लेते हैं। एक सब्सक्राइबर ने पूछा, इवन इफ this 0% tariff on USA goods news is true, this is beneficial for USA and not India. Why was India market dancing? Even USA-China deal is negative for India except IT. देखिए टैरिफ्स हम भी लगाते हैं और US से भी आप कह रहे हैं हम भी लगाएंगे। तो US के प्रेसिडेंट्स ने पहले ये एक्सपेरिमेंट्स कर लिए काफ़ी साल पहले और उन्होंने बोला भाई USA में टैरिफ्स नहीं चलेंगे। ओके, वो डेवलप्ड इकॉनमी है, लेकिन इंडिया में हमें टैरिफ्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम हर कुछ बाहर से खरीदेंगे तो हमारी इकॉनमी कैसे ग्रो करेगी? वी आर ग्रोइंग इकॉनमी।
सब कुछ आप बाहर से लाएंगे तो हमारे देश में रोज़गार कैसे बनेगा और कौन कंज्यूम करेगा? ओके, तो ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा होता था कि वो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ में कपड़े बनते थे और भाई इंडिया में डंप करो सस्ते रेट पर। तो फिर वो खादी का आंदोलन शुरू हुआ कि नहीं, हम अपना सामान बेचेंगे। खैर वो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, मैं ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने हित को भी देखना है। तो अब टैरिफ्स की न्यूज़ आई, कल मार्केट शूट अप कर गए। ओके, तो जो सट्टेबाज लोग हैं इनके लिए तो अच्छी खबर है, अरे अरे टैरिफ हट गया, खरीदो शेयर, बाजार ऊपर जाएगा, शॉर्ट टर्म में आप मुनाफा कमा लोगे, शेयर खरीदोगे बढ़ जाएंगे, 10,000 20,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जो हमारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका में दूध सस्ता है, इंडिया से भी शायद सस्ता है, मुझे अभी का तो रेट नहीं पता, लेकिन कई साल पहले वो रेट इंडिया से भी दूध सस्ते होते थे। लोग 5-5 लीटर के कंटेनर्स में दूध खरीदते थे, हमने तो कभी रेट ही नहीं देखा। अब वो दूध अगर यहाँ आने लगेगा या वो मिल्क प्रोडक्ट्स यहाँ पे आने लगेंगे तो इतने लोग जो दूध बेचते हैं बाल्टियों में या अमूल टाइप की कंपनीज को बेचते हैं जाके, उनका क्या होगा? उनकी रोज़गार मर जाएगी, क्योंकि वो उस प्राइस पर कभी नहीं दे पाएंगे, वो तो पाउडर घोल घोल के दूध बेचेंगे। इतने लोगों का रोज़गार पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो जो कंज्यूम करते थे वो नहीं कर पाएंगे, जो वो मैगी खाते थे, बिस्किट्स खाते थे, साबुन तेल खरीदते थे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि शॉर्ट टर्म में तो आपको ठीक है मार्केट में जंप मिल गया, लेकिन लॉन्ग टर्म के उसके इम्पैक्ट काफ़ी घातक। मुझे लगता है कि हमारी सरकार भी इस बात को समझती है, कोई भी पार्टी की सरकार वो ये समझेगी कि हमारे देश के लोगों का रोज़गार, उनके हित बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ से वो कह रहे हैं, ट्रम्प तो कह रहे हैं भाई इंडिया तो मान गया ज़ीरो टैरिफ, वो तो फोर्स भी करेगा, लेकिन हमारे ऊपर ये है कि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें कि ना करें। तो ये अगर हो जाता है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए इकॉनमी में के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जीडीपी के टारगेट भी मीट नहीं होंगे। तो शेयर मार्केट ठीक है कुछ दिन जैसा कि उन्होंने कहा ना चलेगा, अल्टीमेटली इसका डीप इम्पैक्ट होने वाला है। सर, एक ऑडियंस का क्वेश्चन तो नहीं है, ये रिस्पॉन्स है, वो ले लेते हैं। सर, योर प्रेडिक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस रैली विल ट्रैप न्यू इनएक्सपीरियंस्ड रिटेल इन्वेस्टर्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमली एडवाइस एज ऑलवेज। सर, इस पर आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप इतने मार्केट्स आपके चढ़ गए, 24,000 तक पहुँच गए, 3-4 साल 5 साल मार्केट्स रैली करते गए और ऑल टाइम हाई पे चले गए। ओके, अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो अब निकल कर आते हैं, ख़रीदते हैं, जिनको मार्केट्स की पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो कहीं कुछ सुन के देख के अरे मार्केट इतना चढ़ गया, वो आ रहे हैं मार्केट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉफिट कमा पाएंगे? क्या मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है कि मैं कभी भी आंख बंद करके मार्केट में पैसा लगा दूं और 2 साल बाद मुझे 20% 25% मिल जाए? इज़ इट दैट ईजी? और स्क्रीन पे भले ही दिख जाए, क्या वो मेरे बैंक अकाउंट तक पहुंच पाएगा? ओके, तो जब भी आप देखेंगे कि जो लोग को मार्केट की नॉलेज उतनी नहीं होती, एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है, और वो बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो हमेशा खतरे का संकेत होता है। क्यों? क्योंकि वो जब बेचेगा तो खरीदेगा कौन? उनसे कौन खरीदेगा? तो वो एक तरीके से लास्ट लॉट ऑफ बायर्स होते हैं कि भाई ये जब इनके स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखेगा और ये बेचने जाएंगे तो इनसे कौन खरीदेगा? जैसे पॉन्जी स्कीम होती है ना, शुरू में हर कोई पैसे बनाता है, फिर वो एक पॉइंट पर पहुंच जाता है
कि जहाँ पर वो पॉन्जी स्कीम अब नहीं चलती है और सडनली वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। मार्केट्स पॉन्जी स्कीम तो नहीं है फॉर श्योर, लेकिन उसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। जब तक नए नए लोग अट्रैक्ट होके आते रहेंगे, मार्केट्स चलता रहेगा। जिस दिन नए लोग आने बंद हो जाएंगे, धड़ाम से मार्केट गिर जाएगा। ओके, सो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को भले ही मेरी बात पसंद आए या ना आए, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, पैसे लगाते वक्त कम से कम 10 बार हमें सोचना है। ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाना है जस्ट बिकॉज मार्केट्स आर गोइंग अप एंड FIIs आर बाइंग। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेकर आपका व्यू क्या है? देखो, मार्केट्स जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गए हैं और ऑल टाइम हाई से हम काफ़ी नीचे हैं। ओके, और FIIs की बाइंग की फिगर भी आ रही है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कहना कि मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं तो मार्केट का वैल्यू नहीं देखता, मैं उसके अंदर क्या चल रहा है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक मरीज़ आदमी होता है, वो हो सकता है आपको हेल्दी दिखे, लेकिन वो तो उसकी जब एक्सरे रिपोर्ट आती है, जब उसकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट आती है, तभी पता चलता है कि वो उसका हार्ट कितना हेल्दी है। ओके, तो आइए थोड़ा हम डेटा को समझते हैं कि डेटा क्या कहता है, इस पे नज़र मारते हैं और फिर आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है। तो अगर हम डेटा को देखें तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है। देखिए, अगर आप कॉल IVs और पुट IVs को देखें तो वहाँ पर कोई मेजर बदलाव नहीं है। इनफैक्ट कॉल IVs आर अप, इसका मतलब यहाँ पर कॉल सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। पुट कॉल रेशियो में आप देखिए ड्रॉप देखने को मिला है। ओके, सो हमने देखा कि जब पिछले दिनों हमें स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली तो हमारा पुट कॉल रेशियो 1.22 से भी ऊपर चला गया था और मैंने आपसे शेयर किया था कि पुट कॉल रेशियो 1.22 से ऊपर आएगा तभी हम बुलिश की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पर तो ये ड्रॉप होता हुआ दिखा है। विक्स में भी आप देखिए कोई मेजर बदलाव नहीं है, यानी कि सिस्टम में अभी भी फियर है। आज भी कुछ बॉर्डर पे गोलाबारी की खबरें आई और यहाँ पे अगर आप देखिए OI की एडिशंस कल भी हुई और आज भी हुई। अब ये ऐसा लगता है कि बेरिश एडिशंस हैं क्योंकि हमारे पुट कॉल रेशियोज में भी ड्रॉप हुआ है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस ऐड भी हुई हैं, क्योंकि इतनी बेरिशनेस में कोई आम आदमी तो शॉर्ट नहीं करेगा। और हम देख भी रहे हैं कि FIIs ने अपने शॉर्ट्स को इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ाना शुरू कर दिया है। और वहीं अगर आप देखिए तो आज का प्रीमियम में थोड़ा जंप वैसे तो आया है, लेकिन कल के दिन काफ़ी ज़्यादा करंट मंथ के प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो अगर आप प्रीमियम्स को देखेंगे तो थोड़ा हमें ये इशारा करता है इस तरफ कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन पुट कॉल रेशियो में हमें ज़्यादा वहाँ पर बेरिशनेस नज़र आ रही है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आज का आप टर्नओवर देखिए, 1,50,000 करोड़। ये तो मुझे लगता है पिछले कई महीनों का हाईएस्ट टर्नओवर होगा। तो ये जो टर्नओवर है यानी कि ये तो सेलिंग हुई है, क्योंकि मार्केट्स तो आज डाउन रहे, सारा दिन डाउन रहे। तो क्या यहाँ पर स्टॉक डंपिंग हो रही है? मोस्ट लाइकली यस। तो ये पूरा डेटा को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि मार्केट में बियरिशनेस बायस है। फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस हमें दिख रही है, लेकिन ऑप्शंस मार्केट में पूरी तरीके से हमें बियरिशनेस दिख रही है। और हम बुलिश कब होंगे? बुलिश तब होंगे जब हमारा पुट कॉल रेशियो 1.22 से ऊपर होगा और हम जो रीसेंट हाई से ऊपर होंगे। तो जब ये क्राइटेरिया मीट होगा तब हम शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएंगे। फिलहाल हम यही कहेंगे, लॉन्ग्स को क्लोज करिए और बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि स्टॉक्स में इस वक्त भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड्स की।